नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश शेखरवर। बेशर्मी पर उतर आई सरकार के लिए आखिर कौन सा ऐसा नियम कानून बनाया जाए जिसको लेकर कल इस सत्र के पहले खंड में कल अंतिम दिन था। LOP के ऑफिस में मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। 17 विभिन्न किसान मजदूर संगठनों के नेतागणों ने अपनी बात नेता विपक्ष को बताई। अधिकांश मुद्दों पर इस बात को लेकर सहमत हुई कि इस सरकार के खिलाफ एक बृहद आंदोलन की जरूरत है। नेता विपक्ष ने उन्हें आगाह किया कि इस बारे में उन्हें सोच विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी लोगों को ध्यान होगा कि किस प्रकार 3 कृषि विरोधी कानूनों को लेकर किसानों ने दिल्ली को घेरा था और किस प्रकार ने सरकार ने उनके खिलाफ दमन चक्र चलाया। सड़कों पर कंक्रीट के बड़े बड़े बोल्डर खर्च किए गए, यहाँ तक कि सड़कों पर कीलें गाड़ी गई। इस तरह की बाड़ लगाई गई जैसे कि दुश्मन देशों के बैरिकेडिंग की जा रही थी। अपनी मांगों के समर्थन में बैठे उन किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी न जाने क्या क्या कहा गया। यहाँ तक कि उन्हें बदनाम करने के लिए तमाम तरह के अभियान भी गोदी मीडिया के जरिए चलाए गए। निश्चित तौर पर उन किसान नेताओं को राहुल गांधी ने इन सब परिस्थितियों से अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर न सिर्फ अपने सिद्धांतों से पतित हुई है, बल्कि उसका वो गुब्बारा भी फूट गया है जिसको लेकर वो दावा करती थी कि मेरा दल अन्य राजनीतिक दलों से अलग है। हम अपने नीति एवं सिद्धांतों के लिए कोई समझौता नहीं करते और निश्चित तौर पर भले ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिससे कि ये पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत हासिल करती थी, भले ही उसके बारे में कुछ शक स्वभाव रही हो, उनके खिलाफ तमाम तरह की बातें कही जाती हों, लेकिन उस समय के नेताओं में भरे हुए अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, उस समय की बात को आज के पार्टी नेतृत्व के संदर्भ में अच्छे से कहा जा सकता है कि उस समय कुछ न कुछ नीच सिद्धांत और राजनीतिक कदमों में शर्म और हया बची थी। उस समय जब हवाला के माध्यम से लाल कृष्ण आडवाणी पर आरोप लगा था कि उन्होंने केवल वो 5 लाख रुपए की बात थी, 5 लाख रुपए लिए हैं, उस समय आडवाणी से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। यहाँ तक कि दल के अंदर भी लोग इस पक्ष में थे कि आप इस्तीफा न दें, लेकिन उन्होंने अपने संसद सदस्यता से इस्तीफा दिया और ये घोषणा की कि जब तक वो इस मामले में पाक साफ नहीं हो जाएंगे तब तक वो सदन में दोबारा नहीं आएंगे। और ऐसा ही हुआ। हालांकि ये घोषणा बहुत गंभीर थी, क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था इस बात की परवाह किए बिना लाल कृष्ण आडवाणी ने सदन की सदस्यता से इस्तीफा देके
बाहर गए और जब वो इस मामले में पाक साफ सिद्ध हुए तभी उन्होंने चुनाव लड़कर सदन के अंदर आई। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता प्रमुख हो गई है। एन कैन प्रकारेण किसी भी प्रकार से चुनाव जीतना है, सत्ता बरकरार रखनी है। यहाँ तक कि जिस संगठन से वह ऊर्जा लेते थे, जिस संगठन के दिशा निर्देशों पर वो चलते थे, आज मोदी काल में वो संगठन भी अपने ज़रूरत के कामों के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर देखता है। निश्चित तौर पर ये जो क्षरण आया है, ये क्षरण एक दिन की उपज नहीं है। धीरे धीरे करके जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में अन्य दलों के लोग आते गए, यहाँ तक कि उन्होंने उस कांग्रेस जिन्हें वह भ्रष्टाचार की गंगोत्री बताते थे, या अन्य दलों को जिनको लेकर कई बार देश के प्रधानमंत्री तक ने आरोप लगाए, और उन दलों को नेताओं को लेकर जिस तरह के भानुमति का कुनबा जोड़ा है, ऐसी स्थिति होनी ही चाहिए। आज अमेरिका डील को लेकर पूरी सरकार कटघरे में खड़ी है। यहाँ तक कि मंत्री तक ये बता नहीं पा रहे हैं जो कि इस डील के लिए प्रमुख कारक रहे, क्योंकि पूरे सरकार और पार्टी का स्ट्रक्चर कुछ लोगों पर ही खड़ा है। उनके ही बल पर चुनाव लड़े जाते हैं, उनका ही चेहरा सामने किया जाता है। यहाँ तक कि भले ही कुछ लोग अपने बल पर चुनाव जीतकर आते हों, लेकिन कहा यही जाता है कि वो मोदी और योगी के बल पर ही चुनाव जीतकर आए हैं। हो सकता है इस बात में कुछ सत्यता हो, लेकिन जिस तरह से मंत्रियों की ये स्थिति है कि उन्हें अपने विभाग तक के कामों को बताने में उनका पसीना छूटता है। स्टीम फाइल का जिक्र भी यहाँ करना चाहूँगा, जिसमें कि अपने देश के भी प्रमुख उद्योगपति और केंद्रीय मंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री के भी विभिन्न तरह के चैट सामने आए। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्टीम से एपस्टीन से संबंध का मतलब कोई यौन अपराध करने जैसा नहीं है, लेकिन जिस तरह की चैट उस यौन अपराधी, घोषित अपराधी, जिसे कि इस मामले में सज़ा भी मिली, जेल में रहा और उसकी संदेहजनक परिस्थिति में मौत भी हुई, उससे संबंध रखना और बाकायदा कैमरे पर उसे स्वीकार करना, और इसके बावजूद भी सरकार के नीति नियंताओं द्वारा उस मंत्री से इस्तीफा न मांगना, यह दर्शाता है कि सत्ता की चाह में भारतीय जनता पार्टी आखिर किस स्तर तक गिर गई है। निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम उद्देश्य सत्ता ही होता है, लेकिन वो दल जो खुद को राष्ट्रवाद का पोषक बताता था, जो खुद को अन्य दलों से अलग बताता था, आज देखा गया है सत्ता के लिए वो उस तरह के गठजोड़, यहाँ तक कि उस तरह के कदम उठाने के पर भी माफ़ी नहीं मांग रहा है, जिसको लेकर के उसे माफ़ी मांगना चाहिए। आज सभी संवैधानिक संस्थाएं जिस प्रकार सत्ताधारी दल के कब्जे में हैं, जैसे कभी यही सत्ता दल कांग्रेस की इस बात के लिए आलोचना करता था कि उसने सत्ता के दौरान सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया है, आज वही दल संवैधानिक समताओं को निरंतर कमज़ोर करता जा रहा है और लोगों को मूर्ख बनाकर आज
देश के घोषित उन सिद्धांतों को तिलांजलि देता जा रहा है जो कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन उसकी यूएसपी हुआ करती थी। किसी भी पक्ष में भारत कभी खड़ा नहीं रहा, उसका एक अलग गुट रहा। उसने राजनीति साधी, कई तरह के काम किए, लेकिन जैसा कि वर्तमान नेतृत्व जैसे कर रहे, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जानी चाहिए। किसी बात पे संसद में बखेड़ा खड़ा करना, यहाँ तक कि केवल भाषणों को देना ही, और वो भी भाषण चुनावी रैली जैसे, ये दर्शाने को काफ़ी है कि वो पार्टी जो खुद को अन्य दलों से अलग कहती थी, किस प्रकार से अपने सिद्धांतों से क्षरित हुई है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।